नमस्ते बेटा जी। और बताइएगा कि हाल चाल आपके। बेटा आज से हमारा भी एक प्यारा सीख दुलारा सीख एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है भाई। चैप्टर संख्या 7, ट्राइंगल त्रिभुज के बारे में। तो बेटा अब चैप्टर को पढ़ने से पहले आज बड़ी क्लास होगी, पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि बेटा इसका हम पूरा कंप्लीट बेस पढ़ेंगे। ठीक है भाई। और नहीं भी पढ़ोगे तो आगे जाके दिक्कत ही दिक्कत है फिर। हाँ ठीक है भाई, रिश्ता भी नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि बेटा ये चैप्टर आपके तो अभी 7वां चैप्टर है, 10th क्लास में जाके आपके सामने ये छठा चैप्टर हो जाएगा। सेम डिटो चैप्टर है। ठीक है। यहाँ पढ़ोगे तो आगे भी फायदा होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। आप क्या करते हो, कंजूसाई करते हो, कौन तो बेस पढ़ेगा, सीधा सवाल करते हो। ठीक है भाई। तो आज बेस पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है। देखो देखिए, पढ़ने से पहले, त्रिभुज को पढ़ने से पहले आप देखो बहुभुज किसे कहते हैं। बहुभुज किसे कहते हैं पहले भी पढ़ा था हमने। बहुभुज रेखाखंडों से बनी साधारण बंद आकृति। देखो किससे बहुभुज किसे कहते हैं बेटा, पॉलीगन किसे कहते हैं। ए सिंपल कवर्ड क्लोज फिंगर मेड लाइन सेगमेंट। ठीक है। रेखाखंडों से बनी साधारण बंद आकृति, मतलब रेखाखंडों से मिलकर जो बंद आकृति होती है वही क्या कहलाती है बेटा, बहुभुज कहलाती है। अब मुझे एक बात बताना, रेखाखंड, क्या एक रेखाखंड से कोई आकृति बन सकती है क्या, बंद आकृति। हाँ भाई नहीं बन सकती। कोई ऐसा भी दिमाग लगाएगा भाई एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड को ऐसे मोड़ दिया जाए तो ये बंद आकृति बन जाएगी, भाई ये नहीं बनेगी। ठीक है। रेखाखंड है, क्या दो रेखाखंड से कोई बंद आकृति बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। ठीक है। तो बहुभुज बनाने के लिए कम से कम कितना रेखाखंड चाहिए बेटा, 3 रेखाखंड चाहिए। कितने रेखाखंड चाहिए बेटा, 3 रेखाखंड चाहिए आपको। आगे होगी बात में। ठीक है। तो बहुभुज किसे कहते हैं, इसको परिभाषा हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा, 3 या 3 से अधिक, है ना। कम से कम 3 रेखाखंड तो चाहिए भाई आपके सामने। कम से कम बेटा आपके सामने एक रेखाखंड है, देखो आपके सामने ये एक रेखाखंड है, क्या इससे आपके सामने कोई बंद आकृति बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। दो, इससे आप कैसे भी जोड़ो एक बंद आकृति नहीं बन सकती। ठीक है। बंद आकृति बनाने के लिए आपको कम से कम कितने रेखाखंड चाहिए बेटा, 3 रेखाखंड चाहिए ऐसे। ठीक है, ऐसे 3 रेखाखंड चाहिए। हाँ, तभी तो हम त्रिभुज पढ़ते हैं, चतुर्भुज पढ़ते हैं। ठीक है भाई, पंचभुज पढ़ते हैं। द्विभुज पढ़ा है क्या कभी, नहीं पढ़ा ना, क्योंकि द्विभुज बनता ही नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब है बेटा कम से कम 3 रेखाखंड चाहिए। अब देखो इसकी परिभाषा ध्यान से सुनो, चाहे आप नोट भी लिख लो, नोट करके लिख लो आप। हाँ, तो हम बोलेंगे इसमें 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। ठीक है भाई। इसमें रेखाखंड तो बोले लेकिन कितने रेखाखंड होने चाहिए बेटा, 3 या 3 से अधिक। भाई अधिक हो जाएंगे, 3 रेखाखंड होंगे तो त्रिभुज, 4 रेखाखंड होंगे तो चतुर्भुज, 5 होंगे तो पंचभुज, 6 होंगे तो षष्ठभुज, ऐसे बनते जाएंगे। ठीक है। अब देखो देखिए, ये बहुभुज का पार्ट है ये त्रिभुज, बहुभुज बहुभुज का पार्ट है ये त्रिभुज। ठीक है। तो इसका तो ये त्रिभुज है, इसको बहुभुज भी कहते हैं क्योंकि ये बहुभुज से ही तो निकल के आया है। देखो 3 भुजाएं या 3 रेखाखंडों वाले बहुभुज को क्या बोलते हैं बेटा, त्रिभुज कहते हैं। देखो 3 भुजाएं या फिर रेखाखंड भी बोल सकते हो, 3 रेखाखंड वाले बहुभुज को, भाई बहुभुज आपको पता है ये भी एक बहुभुज है, ये भी एक बहुभुज है, ये भी एक क्या है, बहुभुज है। आपको पता है ये भी एक क्या है बेटा जी, बहुभुज है। अब जिसमें 3 रेखाखंड होंगे तो वो त्रिभुज कहलाएगा, जिसमें 4 वह बहुभुज, जिसमें 4 रेखाखंड कहलाएंगे, ये सारे बहुभुज ही तो है। ठीक है भाई। हाँ, जिसमें 3 रेखाखंड होंगे वो त्रिभुज कहलाया जाएगा, जिसमें 4 रेखाखंड है तो वो चतुर्भुज, जिसमें 5 रेखाखंड है तो उसको पंचभुज कहेंगे। तो इसकी परिभाषा आ जाती है बेटा आपके सामने। इसने बोला है 3 भुजाओं वाले बहुभुज को हम क्या बोलेंगे बेटा, त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। जैसे 3 भुजाएं होंगी बेटा, एक रेखाखंड तो ये हो गया, 3 रेखाखंड बोला है ना, दूसरा रेखाखंड ये हो गया। ठीक है भाई। तो 3 रेखाखंड है आपके सामने, तीसरा रेखाखंड ये हो गया। ठीक है भाई, तीसरा रेखाखंड ये हो गया। और आगे की बात में, हाँ,
तो ये तीन रेखाखंड से मिलकर जो बनी बंद आकृति होती है इसको क्या बोलेंगे, हम त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, द सम ऑफ, हाँ देखो आगे इसने देखा है, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब आपको पता है ये तीन त्रिभुज बनाए आपके सामने, ठीक है, तीन भुजाएं इसलिए त्रिभुज बनाए, ठीक है। अब इसके सामने देखो बेटा, आपको तीन कोण दिखाई दे रहे हैं, तीन कोण दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो इन तीनों कोणों का योग, मान लेते ये कोण ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। ठीक है भाई, अब देखो देखिए, अब त्रिभुज में तीन तो भुजाएं होगी बेटा, तीन कोण हो गए और तीन शीर्ष हो गए। देखो ये शीर्ष है, ठीक है, जहाँ पे दो रेखाखंड मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, तीन ही शीर्ष होते हैं, सब कुछ तीन होते हैं इसमें। ठीक है भाई, लेकिन इसमें विकर्ण जीरो होते हैं। अगर पूछ ले आपसे त्रिभुज में विकर्ण कितने होते हैं, डायगोनल्स, इसमें जीरो होते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि आप इसमें एक भी विकर्ण नहीं खींच सकते। ठीक है, ये होगी त्रिभुज की नॉर्मल बेसिक सी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, और मुझे पता है आपको पता होगी। ठीक है, अब देखो देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, किसके आधार पे, भुजाओं के आधार पे। भाई भुजाओं के आधार पे हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ रहे हैं। भाई पढ़ सकते हैं, कोई आपत्ति है क्या? देखो देखिए, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड। ठीक है, किसके बेस पे पढ़ रहे हैं बेटा, साइड के। तो त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर। भाई त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, चाहे कोण के, देखो आगे हम कोण के आधार पे भी पढ़ेंगे, ये कोण के आधार पे हो गया। ठीक है, और ये कोण किसके आधार पर हो गया बेटा, भुजाओं के आधार पे। ठीक है, तो त्रिभुज के प्रकार पूछ ले, भाई भुजाओं के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तीन प्रकार के। कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। देखो देखिए, पहले तो हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ रहे हैं, लेकिन किसके आधार पर पढ़ रहे हैं बेटा, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बटा है। एक तो आ गया आपके सामने समबाहु, ठीक है, दूसरा आ गया समद्विबाहु और तीसरा आ गया बेटा विषमबाहु त्रिभुज। देखो देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, देखो इस प्रकार के त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस प्रकार की त्रिभुज की तीनों भुजाएं या तीनों कोण बराबर हो तो, देखो देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो। त्रिभुज है आपके सामने, इसकी तीनों भुजाएं क्या हो बेटा, बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मान लेते हैं ये भी 5 सेमी, ये भी 5 सेमी और ये भी 5 सेमी। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, भाई तीनों रेखाखंड क्या हो, बराबर माप के हो, तो इसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये तीनों कोण क्या होंगे, इसके बराबर होंगे, बराबर होंगे। अब आप देखो 180 डिग्री को तीन जगह बराबर भागों में बांटोगे आप, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 को तीन जगह बांटोगे तो कितना आएगा बेटा, 60, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है भाई, हाँ। तो इसने क्या बोला है, इस प्रकार की त्रिभुज की या तो तीनों भुजाएं बराबर होगी, भाई जिसकी तीन भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज हो गया। या फिर आपको भुजाएं ना दे के आपको दे दे कोण, ठीक है, कोण का माप के बारे में दे दे, भाई भुजाओं की कोई जानकारी ना दे, डायग्राम ऐसे बना दे आपके सामने, भाई इसके तीनों कोण क्या है बेटा, बराबर है। भुजाओं की कोई जानकारी नहीं दी है, तो आपको पता है जिसके तीनों कोण भी बराबर हो वो भी कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। या तो तीनों भुजाएं बराबर मिल जाए या फिर तीनों कोण बराबर मिल जाए तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, हाँ, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है बेटा, 60 60 का होता है। ठीक है, अब देखो देखिए, समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब क्या, भुजाएं। इसका मतलब हो गया, देखो नाम से पता है, समबाहु मतलब समान भुजाएं वाले, इसकी मतलब तीनों भुजाएं समान होगी। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो। देखो बेटा, ऐसा त्रिभुज जिसकी आपको दो भुजाएं समान मिल जाए, लेकिन तीसरी भुजाएं क्या हो जाएगी बेटा, अलग हो जाएगी। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तो समान है, देखो ये दोनों भुजाएं अलग है, लेकिन ये तीसरी भुजा क्या है बेटा, अलग है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी या तो दो भुजाएं क्या हो, समान हो। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते बेटा, आपके सामने एक त्रिभुज दे दिया, ठीक है,
जिसके कोई दो कोण बराबर हो, कोई दो कोण, ये कोण ले लो, कोई भी दो कोण, अगर कोई दो कोण आपको बराबर दिखाई दे दे, अगर कोई, या तो दो भुजाएं बराबर रहेगी, अगर दो भुजाएं बराबर है तो तीसरी भुजा अलग हो गई। अब यहीं पे भी देख सकते हो दो कोण बराबर है, तो इसका मतलब ये तीसरा कोण अलग होगा, तीसरा कोण क्या होगा बेटा, अलग होगा। तो इसने साफ साफ बोला है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं या दो कोण क्या हो, बराबर हो, या तो आपको दो भुजाएं बराबर मिल जाए या फिर आपको क्या मिल जाए, दो कोण बराबर मिल जाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो देखिए, क्या समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं क्या इसको? हाँ, क्या समबाहु त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं क्या? भाई बोल सकते हैं। देखो कैसे, ये बोलता है बेटा कोई दो भुजाएं बराबर है क्या तुम्हारे पास, ये बोलता है, देखो ये बोलता है, देखो मेरे पास कोई दो क्यों, दो क्यों, मेरे पास तो तीनों भुजाएं बराबर है। ये तो बोलता है हमें तो क्यों दो ही चाहिए, दो है क्या, है भाई, ठीक है। ये बोलता है कि दो कोण भी बराबर है क्या, देखो है इसमें दो कोण, भाई दो कोण बराबर है, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसलिए बेटा इस समबाहु त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ, विषम बाहु, विषम का मतलब क्या, अलग अलग भुजाएं हो, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। बेटा आपके सामने एक ऐसा त्रिभुज बनाया जिसकी तीनों भुजाएं क्या आ रही है बेटा, अलग अलग आ रही है। हाँ बेटा जी, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग आ रही है। हाँ, और इसके तीनों कोण भी क्या होंगे बेटा, ये तीनों भुजाएं तो अलग अलग है, लेकिन इसके तीनों कोण भी क्या होंगे बेटा जी, अलग अलग ही होंगे, ठीक है भाई। देखो ये कोण, कोण, एक सेकंड, देखो ये कोण, और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए, और ये कोण, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो या फिर आपको तीनों कोण अलग अलग दिखाई दे दे, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा बेटा, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है भाई, जिसमें सब कुछ अलग अलग हो। देखो आगे चलो। हाँ, न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब हो गया वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का योग, जिसके तीनों कोणों का योग कितना हो बेटा, 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, 90 डिग्री से कम हो, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों, कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का माप, ठीक है, तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से क्या हो बेटा, कम हो, इसको क्या बोलेंगे हम, न्यून कोण, ठीक है। एक्यूट ट्राइंगल, ये होता है बेटा न्यून कोण। इसका मतलब ये कोण भी बेटा 90 डिग्री से कम होगा, कोण भी 90 डिग्री से कम होगा। अरे वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो, इसका मतलब ये तीनों गधे 90 डिग्री से कम आएंगे, ठीक है, ऐसा समझो आप, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब देखो देखिए, इसमें एक और समझने वाली बात है, न्यून कोण त्रिभुज की अगर हाइट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, आपके सामने ये न्यून कोण त्रिभुज है, आपके सामने ये न्यून कोण त्रिभुज है, तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे बताओ मुझे। आपके सामने ये न्यून कोण त्रिभुज है, इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, तो इसकी हाइट होती है बेटा, शीर्ष से समूह भुजा पे आप लंब डाल दोगे ना बेटा, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी बेटा, इसकी ऊंचाई। देखो ये कितना ऊंचा है, ठीक है, ये ऊंचाई होती है इसकी। तो आपसे पूछा जाता है न्यून कोण त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज के बाहर होती है, त्रिभुज के अंदर होती है, या त्रिभुज के ऊपर होती है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज के अंदर होती है। देखो देखिए आगे और देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। समकोण त्रिभुज जिसका केवल एक कोण, केवल एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसमें क्या बोला, तीनों कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए, इसने बोला है एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो इसका मतलब आपके सामने मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, देखो आपको पता है ये कोण 90 डिग्री से 90 डिग्री का है, पता है आपको ये कोण क्या है, 90 डिग्री का, इसका मतलब है ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा, इसका मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे बेटा, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। भाई इसने बोला है तीनों कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए, इसने बोला है एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, इसका मतलब बाकी के दोनों कोण 90 डिग्री से कम ही हो रहेंगे, क्यों, बाकी की दोनों की जानकारी नहीं बोली ना इसने। हाँ, अब देखो देखिए,
तो इसका मतलब ये कोण कोणा वाला, देखो यहाँ पे कोणा बन रहा है आपके सामने, तो ये कोण 90 डिग्री का आएगा और ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे। अब देखो बेटा, अब आपको निकालना है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। भाई समकोण त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है, कैसे निकालोगे आप? देखो इसकी ऊंचाई ऐसे निकालते बेटा, ये आपके सामने समकोण त्रिभुज है, तो बेटा इसकी जो ऊंचाई होगी ना, इसकी ऊंचाई देखो, देखिए अरे ऊंचाई क्या होती है, हमेशा आधार के ऊपर क्या होती है बेटा, लंबवत होती है। देखो मैंने लंबवत बनाया ना, देखो 90 डिग्री का, तो ये आधार है। भाई एक खंबा है तो धरती के ऊपर बिल्कुल सीधा खड़ा है ना, बिल्डिंग है तो वो बिल्कुल सीधी खड़ी है, ठीक है। तो वो बिल्ड ऊंचाई ऐसे ही तो नापोगे, बिल्कुल सीधी नापोगे। अरे आपकी छत की छत की ऊंचाई नापनी है आपके घर की, तो वो फर्श से बिल्कुल सीधी नापोगे या फिर ऐसे तिरछी नापोगे? सीधी नापोगे ना। इसका सीधा का मतलब ये होता है 90 डिग्री का। तो अब बताओ, देखिए थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको पता है इस आधार को मैं आगे बढ़ा दूं, इस आधार को मैं अगर आगे बढ़ा दूं बेटा, तो आप देख रहे हो ये ऊंचाई है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई होगी भाई, ठीक है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई होगी, ठीक है। आगे का देखो, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, देखो देखिए वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, इसका मतलब उसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो ये रहा, एक त्रिभुज है जिसका ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा है। ये कोण कितना है बेटा, 90 डिग्री से, 90 डिग्री प्लस है, 90 डिग्री से ज्यादा है, कितना भी हो सकता है, 91 में भी हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे बेटा, 90 डिग्री से कम। ये भी बेटा 90 डिग्री से क्या होंगे बेटा, कम होंगे, ठीक है। तो ये न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। जिसका एक कोण अगर आपको 90 से ज्यादा दिखाई दे रहा है तो अधिक कोण है। अब देखो इस अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है बेटा। और जब हम चैप्टर में सवाल करेंगे ना, तब आएंगे इनके सवाल। देखो क्या मैं इसको आधार को आगे बढ़ा दूं, तो आधार को आगे बढ़ा दूं, ठीक है। अब देखो, देखिए बेटा इस आधार के ऊपर मैंने एक रेखा खींची जो बिल्कुल सीधी है। भाई इसकी ऊंचाई कितनी है, यही तो होगी, भाई यही तो होगी। तो ये बेटा इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, हाँ अरे हो जाएगी ना। तो अब देखो थोड़ा नोटिस करो, सवाल कैसे पूछा जाता है। न्यूनकोण त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज के अंदर होती है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई समकोण के ऊपर ही होती है। देखो अधिकोण त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज के बाहर की ओर होती है, ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये बात। देखो देखिए त्रिभुज का परिमाप, पैरामीटर, ठीक है, परिमाप, देखो नाम से पता चल रहा है, परिमाप, ठीक है। इसको तोड़ दूं मैं, परिमाप हो गया। परि, परि का मतलब समझते हो, माप का मतलब मापन। परी वो नहीं जो इंस्टाग्राम पे नाचती है, वो परी नहीं भाई। देखो परी, परी का मतलब होता है बेटा एक तरह से बाहर बाहर, ठीक है। एक तरह से क्या होता है, बाहर बाहर, ठीक है। मेरे एरिया से पर आना, ठीक है। मेरा जो एरिया है उसके बाहर बाहर आना, ठीक है। आगे बात सुन नहीं, तो जो बाहर बाहर का माप होगा वही क्या होगा बेटा, हाँ जो बाहर का माप होगा वही क्या होगा बेटा, परिमाप होगा, ठीक है। देखो देखिए ये आपके सामने खेत है, एक तरह से तारबंदी मान लो बेटा जी। कभी तारबंदी नहीं की क्या आपने? जैसे मैंने आपके सामने एक खेत बना दिया, मैंने आपके सामने ये खेत बना दिया, ये खेत है मेरे सामने, ठीक है। चलो स्टाइल वाले खेत बनाते हैं भाई। ये मेरे सामने ये खेत है, ठीक है भाई। हाँ मेरे सामने 3 खेत है और मेरे ही खेत है ये, ठीक है भाई। अब मेरे को इसका तारबंदी करनी है, ठीक है। जानते हो तारबंदी, तो कैसे करोगे भाई? भाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, इधर करेंगे तारबंदी, इधर करेंगे, इधर करेंगे और इधर करेंगे, ठीक है। हो जाएगी हमारे खेत की तारबंदी। अब मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, चलो मान लेते हैं आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे भाई मेरे पास तो ज़्यादा पैसे हैं, नहीं मैं तो इसके अंदर भी करूँगा, भाई मैं तो इसके अंदर भी करूँगा। भाई ऐसा थोड़ी है, पागल कहेंगे लोग, हाँ ठीक है।
तो इसलिए पागल नहीं बनना आपको। तो बेटा परिमाप का मतलब क्या, बाहर बार का माप वही क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, अब देखो देखिए बेटा, अब ये त्रिभुज का परिमाप है। आपके सामने एक त्रिभुज है, इसका नाम दे देते ए, ये हो गया बेटा बी, और ये हो गया बेटा सी। ठीक है, तो ये जो बाहर बार का माप होगा, ये हो गया बेटा ए बी, ये हो गया बेटा बी सी, और ये हो गया सी ए। ठीक है, तो ये जो परिमाप कैसे निकालोगे बेटा, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालोगे, तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे आप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तीनों भुजाओं का ही माप क्या होता है, परिमाप होता है, त्रिभुज की तीन भुजाओं का योग। ठीक है, नोट कर लिया जाए, तो ये पैरामीटर होता है, ले बचपन में खूब पढ़ा होगा आपने। अब देखो देखिए, बहुत प्यारी चीज है त्रिभुज की माध्यिका। ठीक है, मिडिल लाइन, मिडिल लाइन देखो माध्यिका किसे कहते हैं, शीर्ष से सम्मुख भुजा को, देखो इसने क्या लिखा है वो भी बता देते हैं भाई, त्रिभुज के शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। आप ऐसे देख सकते हो बेटा, आप ऐसे देख सकते हो, ये त्रिभुज है, इसका कोई शीर्ष ले लेते, ये ले लेते भाई, भाई ये ले लेते, कोई दिक्कत है क्या, त्रिभुज का ये शीर्ष ले लिया, जो इस सम्मुख भुजा है, इस ये शीर्ष लिया, तो देखो इस शीर्ष की सम्मुख भुजा कौन सी, ये है। अरे बेटा सामने वाली भुजा ये है ना, अरे बेटा जी सामने वाली भुजा कौन सी, यही तो है, यही है। तो ये शीर्ष लिया, तो शीर्ष के सामने वाली भुजा कौन सी है, तो एक ऐसी रेखा जो सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में क्या कर दे, बांट दे, वो क्या कहलाती है बेटा, माध्यिका कहलाती है। अगर मान लेते बेटा ये 10 सेमी की थी, तो ये 5 की रहेगी, और इधर भी ये 5 की रहेगी। ठीक है भाई, हाँ, इसको आप बोलते हो समद्वि विभाजक, समद्वि विभाजक रेखा भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, समान दो भागों में बांटती है। ठीक है, दूसरी बात देखो, चलो इधर भी देख सकते हो आप, जरूरी नहीं अब ऐसे कोई ज्यादा दिमाग लगाएगा, भाई ये रेखा है, ये माध्यिका है, ये केवल एक ही काम करेगी, जो माध्यिका होती है बेटा एक ही काम करती है, सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। चाहे आप माध्यिका इधर से खींच सकते हो भाई, इधर से खींचोगे तो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी। ठीक है, चाहे माध्यिका आप इधर से खींच सकते हो, अगर इस इधर से खींचोगे तो इस सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी, ये होती है बेटा माध्यिका। ठीक है, आगे की बात समझ में, हाँ, तो देखो मैंने लिखा है त्रिभुज के शीर्ष से, मान लेते हैं एक त्रिभुज है, इसका ये शीर्ष ले लिया, इससे इसकी सम्मुख भुजा, शीर्ष की सम्मुख भुजा कौन सी, ये वाली है ना, के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। भाई इस शीर्ष की सम्मुख भुजा है ये, इसका मध्य बिंदु कौन सा होगा, ये होगा। तो आप एक तरह से ऐसे मान लो ना भाई, ये वो है माध्यिका, किसे कहते हैं, उसे कहते हैं जो सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। ये सम्मुख भुजा थी, तो इसको दो बराबर भागों में क्या कर देगी बेटा, बांट देगी। ठीक है, यही माध्यिका कहलाती है। इधर देखो आप लोग, भाई इधर देखो आप लोग, देखोगे आपके सामने ये शीर्ष है, कौन सा भी शीर्ष ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। देखो मैं ये शीर्ष ले रहा हूं, ये शीर्ष क्या करेगा, इस सम्मुख, देखो माध्यिका, देखो मान लेते इस शीर्ष से आप माध्यिका खींच रहे हो, तो ये माध्यिका आएगी ना, माध्यिका तो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी। ठीक है भाई, अगर मान लेते ये 20 है, तो इधर 10 रह जाएगा, उधर 10 रह जाएगा। ठीक है, हाँ, जरूरी नहीं मैं इधर से माध्यिका खींचूं, चाहे आप इधर से भी खींच सकते हो, आप अगर माध्यिका बेटा इधर से भी खींच सकते हो। ठीक है, वो दो बराबर भागों में बांट देगी। तो माध्यिका किसे कहते हैं, ठीक है, माध्यिका उसे कहते हैं जो शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो शीर्ष की सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे। ठीक है, ये परिभाषा है इसकी। आगे बात सुन में, अब इसमें बच्चे लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं, भाई ये आपको तो दिखाई दे रही है तो बिल्कुल सीधी है, तो ये लंबवत 90 डिग्री का भी कौन बनाएगी, अरे नहीं बनाती, वो रेखा अलग होती है। ठीक है, ये केवल माध्यिका है, माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, बीच में, तो इसका ये मध्य बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखा है ये माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका का एक ही काम है, शीर्ष की सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटना, एक ही काम है इसका। ठीक है,
नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं हम। देखो अगला, देखो त्रिभुज का शीर्षलंब। देखो शीर्षलंब किसे कहते हैं, देखो अब आया शीर्षलंब। देखो आपके सामने शीर्ष से सम्मुख भुजा, देखो साफ साफ लिखा है त्रिभुज के एक शीर्ष से, त्रिभुज का कोई एक शीर्ष ले लो और उसकी सम्मुख भुजा पर खींची गई लंब रेखा। जैसे मान लेते बेटा मैंने त्रिभुज का एक शीर्ष ये ले लिया, ये ले लिया। अब इसी से त्रिभुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा है, इस पे जो खींची गई लंब रेखा होगी वो क्या होगी बेटा, शीर्ष लंब होगा। ठीक है, एक शीर्ष से मान लेते बेटा ये आपके सामने ये शीर्ष है, इससे इस भुजा पे लंब रेखा खींचनी है। लंब रेखा क्या होती है बेटा, बिल्कुल सीधी आती है, ये लंब रेखा है। इसका काम केवल यही है, ये लंब रेखा है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। अब ये सोच लो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, भाई नहीं बांट रही है, ये केवल लंब रेखा है। ठीक है, ये कौन सी रेखा है बेटा, लंब रेखा है। ठीक है, तो शीर्ष, शीर्ष लंब किसे कहते हैं, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे मान लेते हैं बेटा आपके सामने है ये, इससे कौन सा लंब आएगा, इससे इधर लंब आएगा ही नहीं। देखो बेटा आप चाह रहे हो इधर एक लंब डाल दें, इधर डलेगा ही नहीं, क्योंकि ये शीर्ष है ना, तो शीर्ष से बिल्कुल सीधा लंब डाला जाता है, तो ये लंब होगा इसका, क्योंकि बात सुन में ये लंब होगा। हाँ, तो मैंने ये बताने की कोशिश की है बेटा शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। बेस लंब डालना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं, 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसके अलावा आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, सोच लो आप ये इसको दो बराबर भागों में बांट रही होगी, बताओ यहाँ पे बांट रही है क्या, क्या यहाँ पे बांट रही है क्या, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग डायग्राम लिए। ठीक है, ताकि कंफ्यूज दूर हो जाए। देखो देखिए अगला, देखो त्रिभुज का कोण समद्वि विभाजक, बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं, देखो बेटा एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं, त्रिभुज के एक शीर्ष कोण को, बेटा त्रिभुज का एक कोई शीर्ष कोण ले लो, उसको दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। जैसे मान लेते बेटा आपके सामने ये कोण है, ये कोण ले लेते, मान लेते 60 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है बेटा, 60 डिग्री का है। तो अगर मैं यहां से एक ऐसी रेखा खींचूं, यहां से मैं एक ऐसी रेखा खींचूं, आगे लंब भी नहीं है, आप सोच लो ये आगे लंब हो जाएगी, भाई लंब नहीं है ये लंब नहीं है। आप सोच लो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, भाई नहीं बांट रही। ठीक है, तो आपको देखो ये समद्वि विभाजक रेखा है, ये समद्वि विभाजक रेखा का एक ही काम है बेटा, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। ये एक ऐसी रेखा है जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है। आगे बात में अगर ये 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का यहाँ पे हो जाएगा बेटा, और 30 डिग्री का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ तो ये कोण समद्वि विभाजक रेखा है। इसका मतलब ये कोण अगर थीटा रहेगा तो ये भी कोण कितना रहेगा बेटा, थीटा रहेगा। और इसको प्रदर्शित करने का यही तरीका है, इस रेखा के ऊपर अगर क्रॉस का चिन्ह बनाया हुआ है, इसका मतलब है बेटा ये एंगल बाइसेक्टर रेखा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके सामने ये कोण है, ये कोण है। अब एक ऐसी रेखा खींचो जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दे। मैंने एक ऐसी रेखा खींची है जिसको बोलते हैं हम कोण समद्वि विभाजक रेखा। अरे ये कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी, कोण सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो भागों में बांटने वाली, केवल कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली। अगर मान लेते हैं ये 80 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा बेटा 40, और ये भी कितना होगा बेटा 40। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे बेटा, बराबर। ये कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना आएगा बेटा, थीटा। तो इसको कोण समद्वि विभाजक रेखा कहते हैं। ठीक है भाई, एंगल बाइसेक्टर रेखा। चले आगे। देखिए बहुत प्यारी चीज है, लड़ाई देखेंगे आज। हाँ, समरूपता और सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेट। ठीक है, कांग्रेस, सर्वांग समता। भाई समरूपता और सर्वांग समता किससे कहते हैं, बहुत ही प्यारी चीज है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर टिका है। ठीक है, अगर ये आपको नहीं आता तो पूरा चैप्टर भी नहीं आएगा। ठीक है भाई, देखो देखिए ये समरूपता सर्वांग समता भाई खाने की चीज होती है, पीने की चीज होती है, या पहनने की होती है, या ओढ़ने की होती है, देखते हैं देखिए भाई पता चल जाएगा आपको। अब मुझे एक बात बताना, मैं सभी को एक प्यारा उदाहरण देता हूँ, बहुत ही प्यारा उदाहरण देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, आप सभी ने अपनी रामायण देखी है, सभी ने? हाँ भाई, सभी ने क्या देखी है, रामायण देखी है? तो बताओ, देखिए रामायण में आपने एक पार्ट देखा है क्या? हाँ,
एक सेकंड। हाँ, देखो देखिए बेटा, आपने हनुमान जी रामायण देखी है? देखो, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, आपको पता है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, जब युद्ध होता है, आपको पता है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी जाते हैं जड़ी बूटी लेने, भाई लेने जाते हैं। जब उनको पता है भाई, एक पर्वत के ऊपर जाते हैं हिमालय के पास। हाँ, अब जब उनको पता है वहाँ पे उनको जड़ी बूटी नहीं मिलती है, क्योंकि सभी जड़ी बूटियाँ एक तरह की दिखाई देती है। तो फिर उनके दिमाग में कुछ फाड़ू आइडिया आया, हाँ, कि इस पर्वत को उठा के ले चलते हैं। बेटा, इस पर्वत को क्या करते हैं, उठा के ले चलते हैं। अब मुझे एक बात बताना, जब जब उन्होंने पर्वत उठाने की सोच ली है, तो अभी तो वो हनुमान जी छोटे ही है भाई, अभी तो हनुमान जी कितने हैं, छोटे ही हैं अभी तो। मान लेते ए बी, मान लेते उन्होंने अपने पर्वत उठाने की सोच ली है, तो वो अपना आकार बढ़ाएंगे। अरे आकार बढ़ाएंगे, बोलेंगे भाई जय सिया राम, ऐसे बोल के अपना आकार बढ़ाते हैं। तो आपने सोचा होगा ये हाथ जितना लंबा होगा उतना हाथ ये लंबा होगा, हाँ, उनकी पूंछ भी लंबी होगी, उनके पैर भी लंबे होंगे, उनके कान नाक सभी अंग समान अनुपात में बड़े होंगे। जाहिर सी बात है भाई, आपने ऐसे सोचा है क्या भाई, हनुमान जी को पर्वत तो पता है आपको, इस हाथ से उठाया था उन्होंने, भाई इस हाथ से उठाया था। लेकिन नोटिस किया क्या भाई, इस हाथ ने मना किया कि भाई मेरा क्या काम, आपको पर्वत इस हाथ से उठाना है तो इसको लंबा कर लो आप। हाँ, ये ऐसा थोड़ी है भाई ये हाथ छोटा ही रह गया, भाई ये हाथ जितना लंबा हुआ उतना हाथ ये भी लंबा हुआ होगा। अगर ये 2 गुना लंबा हुआ, डबल हुआ, तो ये भी हाथ क्या हुआ, डबल हुआ, जाहिर सी बात है। तो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लेते एक भुजा है आपके सामने, 5 4 3 है, ठीक है। जब ये अपना आकार बढ़ा लेते हैं, जब अपना ये आकार बढ़ा लेते हैं बेटा, क्या सभी भुजाएं समान अनुपात में बढ़ेगी? बेटा सभी भुजाएं क्या होगी बेटा, समान अनुपात में बढ़ेगी। हाँ, त्रिभुज का त्रिभुज ही रहेगा। अगर मान लेते वो अपना आकार 10 गुना करते हैं, तो ये 5 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 50। तो बेटा ये भी 10 गुना ही होगा, और ये भी कितना होगा बेटा, 10 गुना ही होगा। भाई अपना 10 गुना आकार बढ़ा रहे हैं, तो हाथ भी 10 गुने लंबे होंगे, पैर भी 10 गुने लंबे होंगे, आंखें भी 10 गुने बड़ी होगी, भाई होगी ना सब कुछ, कान भी 10 गुने लंबे होंगे। जाहिर सी बात है, शरीर का प्रत्येक अंग समान अनुपात में बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो देखिए, अब जाहिर सी बात है बेटा, हाथ का अनुपात हाथ से ही निकालोगे, हाँ, जो पहले हाथ कितना था अब हाथ कितना है उसका अनुपात निकालोगे। पहले पैर कितना लंबा था अब पैर कितना लंबा है उसका अनुपात निकालोगे। इसका मतलब है बेटा, इसका अनुपात किससे आएगा बेटा, इससे आएगा, जाहिर सी बात है। इसका अनुपात इससे आएगा, और इसका अनुपात किससे आएगा बेटा, इससे आएगा, और इसका अनुपात किससे आएगा बेटा, इससे आएगा। अब थोड़ा नोटिस कर लेते हैं, अनुपात निकाल दे रहे, मैं कब से बोल रहा हूँ अनुपात निकालते हैं। तो ए बी, अरे भाई हाथ का अनुपात हाथ से आएगा ना, ए बी का अनुपात किससे आएगा बेटा, पी क्यू से। तो कितना आ रहा है, 5/50। इसको 5 से काट दो तो कितना आया बेटा, 1/10। अब देखो देखिए, 20, हाँ, ए सी, ए सी अपॉन क्या आएगा बेटा, पी आर, भाई इसके अनुपात में ये आएगा 4/40। देखो काट दो मैं, 1/10। अब हो गया बेटा बी सी, बी सी अपॉन क्यू आर, कितना आया बेटा, 3/30। कितना आ गया बेटा, 1/10। तो आपने कुछ नोटिस किया क्या, जब हमने भुजाओं का अनुपात निकाला है, हमने भुजाओं का अनुपात निकाला है, तो आपने देखा है तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आया है। कुछ नोटिस किया क्या, 1/10, 1/10 और 1/10। अरे तीनों भुजाओं का अनुपात कितना आया बेटा, बराबर आया है। अरे आया ना, सभी का अनुपात कितना है बेटा, 1/10। अरे मान लेते ये इन्होंने 10 गुना आकार बढ़ाया इसलिए 1/10 आया था। अगर मान लेते इन्होंने 100 गुना आकार बढ़ाया होगा तो, हाँ, तो ये भी 100 गुना हो जाएगा, 5 का 100 गुना 500, 4 का 400, 3 का 300। तो यहाँ पे 5/500 होगा भाई,
बेटा यहाँ पे 5/500 हो गया, ये 5 से काटोगे तो 1/100, या 4/400 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से काटोगे तो 1/100, 3 से देखो 3/300 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना होगा 1/100। फिर भी आपने देखा है भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, फिर भी देखा है आपने भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है बेटा, बराबर आ रहा है। पहले 1/10 आ रहा था, अब 1/100 1/100 1/100 आ रहा है। तो मतलब ऐसी दो आकृतियां जिसमें भुजाओं का अनुपात बराबर हो, चाहे कितना भी हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ जाए बेटा, बराबर हो जाए, तो उसको हम समरूप आकृतियां कहते हैं। अब देखो देखिए, हाँ अब सर्वांग समता, सर्वांग समता किसे कहते हैं भाई, हनुमान जी, भाई आप तो प्रेम प्यार में पागल हो सकते हो, भाई हनुमान जी को, हनुमान जी को तो ये ऐसा कुछ लपड़ा था ही नहीं, तो वो तो पागल है नहीं जो हर बार अपना आकार बढ़ाएंगे, भाई नहीं बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है। तो वो कभी कभार क्या करते हैं, कभी कभार शिफ्टिंग का भी काम करते हैं। शिफ्टिंग समझते हो, एक स्थान से गए, देखो ये हो गया ABC, अभी तो यहाँ पे बैठे हैं BC, वो समुद्र पार करके लंका में चले जाते हैं, पता है ना, उड़ के शुरुआत में जाते हैं, बेटा वो लंका में चले गए तबाही मचाने, PQR, ABC और PQR, ठीक है। जब ये लंका में उड़ के गए थे, मुझे एक बात बताना, थोड़ा डायग्राम बड़ा बन गया, PQR, मुझे एक बात बताओ, अब भी तो यहाँ पे है, ठीक है, अब ये उड़ के लंका में चले गए 7 समुंदर पार करके, तो बताओ उनका आकार वही रहेगा, हाँ, क्या उड़ते उड़ते उनकी पूंछ लंबी हो जाएगी क्या, हाँ बताओ। अभी ये हनुमान जी मान लेते 50 kg के हैं, उड़ के लंका में जाके बैठ गए, तो वहां पे पूछते पूछते 70 के हो जाएंगे या 40 के हो जाएंगे, उतने ही रहेंगे ना, अरे जाहिर सी बात है, हाँ। अभी हाथ उनका अगर 5 मीटर का है मान लेते हैं, अगर ये हाथ उनका 5 मीटर का है, ये भी उड़ के, भाई आपको एक एक रूम से उठा के दूसरे रूम में बैठा दिया जाए, तो आपका 2 किलो वजन बढ़ जाएगा या 3 किलो कम हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्या आपके हाथ पैर लंबे हो जाएंगे, नहीं होंगे ना, वैसे वैसे ही रहोगे ना आप, हाँ। इसका मतलब कोई आकृति है एक स्थान से जाके दूसरे स्थान बैठ जाए, तो उसके आकार रंग रूप कुछ में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब दोनों आकृति सेम है। तो इसका मतलब हाथ 5 मीटर का तो अभी भी 5 का है, अगर ये भुजा 4 की है तो अभी भी कितने की बेटा, 4 की है, ठीक है, अभी भी 4 की है। अगर ये भुजा 3 की है तो ये भी भुजा कितनी है बेटा, 3 की है। आगे होगी बात में, देखो देखिए, इसका मतलब अगर मैं भुजाओं का अनुपात निकालना चाहूँ, भाई हाथ का अनुपात हाथ से ही आएगा, PQ, तो कितना आएगा बेटा, 5/5, और AC अपॉन PR, भाई AC का अपॉन PR क्या हो जाएगा बेटा, 4/4, और AC अपॉन QR कितना हो जाएगा बेटा, 3/3। तो देखो देखिए, 4 में 5 का भाग लगाओगे एक बार, 4 में 4 का भाग जाएगा एक बार, एक 3 में 3 का भाग जाएगा बेटा एक बार जाएगा। अब देखो कुछ नोटिस किया क्या, इसमें भुजाओं का अनुपात 1 आ रहा है, क्या इसमें देखते हैं कि चेंज होता है क्या, उसमें तो भुजाओं का अनुपात चेंज होता है क्या, इसमें होता है क्या, अगर मान लेते ये भुजा 15 है तो ये भी भुजा 15 रहेगी, हाँ। 14 है तो ये भी भुजा कितनी रहेगी बेटा, 14, ये 13 है तो ये भी भुजा कितनी रहेगी बेटा, 13। अब देखो देखिए, तो इसका मतलब 15/15, 15/15, फिर भी कितना आ रहा है बेटा, 1, 14/14, फिर भी कितना आ रहा है बेटा, 1, 13/13, फिर भी कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, अरे आ रहा है। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लेते ये 150 है, अगर ये भुजा 150 सेमी की है तो ये भी 150 की रहेगी, बताओ, तो यहाँ पे भी 150/150, फिर भी कितना आएगा बेटा, 1 ही तो आएगा। मान लेते ये 140 की है तो ये भी 140 की, तो यहाँ पे भी 140/140 ही तो होगा, फिर भी कितना आ रहा है बेटा, 1 ही आ रहा है। तो ये 130 की है तो ये भी 130 की, तो भी देखो आप, फिर भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब है बेटा सर्वांग सम त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात हमेशा 1 होता है। आगे बात सुने, इसमें बेटा हम ऐसे देखो, सर्वांग सम किसे कहते हैं, वे आकृतियां जिनमें भुजाओं का अनुपात कितना हो बेटा, 1 हो, बराबर तो है ये भाई, बराबर तो है ये भाई, तीनों बराबर है, लेकिन बराबर कितने हैं बेटा, इसमें तो बराबर चाहिए कुल मिला के, सर्वांग सम में बेटा समरूप में हमें बराबर चाहिए, चाहे कितना ही हो, 1/10 हो, 1/10 हो, 1/10 हो, 1/100 हो, 1/100 हो, 1/100 हो, हमें बराबर चाहिए इसमें तो, ठीक है। लेकिन इसमें इसमें तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है,
इसमें क्या होता है बेटा, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, लेकिन उसके साथ इसकी भुजाओं का अनुपात फिक्स है। कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए देखो, देखिए समरूप त्रिभुज, अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे की बात हनुमान जी वाली समझ में। तो अब देखो, अब समरूप त्रिभुज, ऐसे दो त्रिभुज जिसके संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। एक वो नहीं है बराबर अनुपात में हो। तो देखो, देखिए इसको हम बोलेंगे समरूप त्रिभुज। देखो आप लोग, इसने बोला है ऐसे दो त्रिभुज जिसके संगत कोण बराबर हो। ऐसे दो त्रिभुज, देखो समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, मान लेते बेटा, देखो क्या कंडीशन होती है इसकी, ये देखो मान लेते आपके सामने दो त्रिभुज हैं, समरूप कब कहलाएंगे, समरूप कब कहलाएंगे, इसके कम से कम दो कोण बराबर हो। इसका ये कोण इसके बराबर आ जाए मान लेते हैं। ठीक है, चलो मान लेते ये कोण इसके बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, और मान लेते हैं ये कोण और ये कोण इसके बराबर है। ठीक है बेटा, कम से कम दो कोण बराबर हो। जैसे आपके सामने मैंने बोल दिया, देखो उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी भी बताया आपके सामने, अगर कोई दो त्रिभुज हैं, आपको दो कोण बराबर दिख जाए, 50 मान लेते हैं और ये 70 मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये 70 है और ये कितना मान लेते हैं बेटा, 50 मान लेते हैं। तो आपको पता है दो कोण बराबर दिख रहे हैं, दो कोण क्या है आपको बराबर दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है बेटा, इसका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 होता है। बेटा अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो गया, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो गया। कैसे, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 होता है। तो बताओ ये कितना हो गया बेटा, 120 तो हो गया। तो ये कितना बचा बेटा, 60 ही तो बचा है। हाँ हाँ, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये दोनों 120 हो गए, तो ये कितना बच गया बेटा, 60 ही तो बचा है। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोलूं, त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हो, कम से कम दो कोण बराबर होना चाहिए। अगर बेटा दो कोण बराबर है, इसका मतलब तीनों कोण बराबर हो गए। और आगे बात में, तो इसने बोला है संगत कोण बराबर हो। ठीक है, पता है त्रिभुज के ये दोनों कोण बराबर है, ये इसके बराबर है, ये देखो इसके बराबर है। इसको नाम दे देते हैं बेटा ए बी सी, नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो बेटा इसका संगत कोण है आर और इसका संगत कोण है, देखो दो कोण बराबर है। बेटा दो कोण क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो गया ना। अरे मुझे बताओ, ये तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो गया। बेटा अभी भी बताया मैंने, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर आएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये त्रिभुज क्या हो गए। कुल मिला के हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा, यदि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो, इसमें तीन गधे हैं, जैसे मान लेते हैं 50, 60 और 70 के, तो उसमें भी 50, 60 और 70 की मिल जाए, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, समरूप होंगे। ठीक है, अगर उसमें अगर 50, 60 की जगह ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए बेटा 30, 60, 90 ऐसे मिल जाए, है ना, जरूरी नहीं है बेटा। जैसे अब आपको पता है एक कोण तो बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने बताया समरूप के लिए कम से कम दो कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये समरूप नहीं होंगे ऐसी कंडीशन में। आगे बात में, कोई दो त्रिभुज समरूप कब कहलाएंगे, जब उसके संगत कोण बराबर हो, तीनों के तीनों कोण, इसमें जो तीन कोण है उसी में ये तीन कोण उधर भी होना चाहिए, तब वो समरूप कहलाएंगे। अब बेटा इसका लिखने का क्रम देखो, वो जो वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो आप, मैंने लिख दिया जो त्रिभुज ए बी सी है, देखो समरूप का सिंबल ये होता है ऐसे। ठीक है, ये किसके समरूप होगा। अब मुझे एक बात बताओ, पहले क्या आया, एंगल ए आया, एंगल ए आया। देखो एंगल ए किसके बराबर है, देखो आप पहले एंगल ए है, ये किसके बराबर है, क्यू के बराबर है ना। तो पहले बेटा क्यू लिखोगे यहाँ पे, ऐसे नहीं आप इधर एबीसी लिख दिया तो उधर भी पी क्यू आर लिख दोगे, नहीं भाई। इसको लिखने का क्रम होता है, यहाँ पे पहले ए आ रहा है ना। मान लेते ये ए है 70 डिग्री वाला आ रहा है, बी है बेटा 50 वाला है, सी है 60 वाला है। तो उधर भी वही काम करोगे, यहाँ पे पहले 70 वाले लिखोगे, फिर 50 वाला, फिर 60 वाला, ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, अब देखो बी, बी कौन सा है, ये है सिंगल लाइन, तो इधर देखो सिंगल लाइन कौन सी है,
तो ये बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आर के। अब देखो सी, सी किसके बराबर, डबल लाइन, इधर देखो डबल लाइन, ये होगा इसका, ये होगी बात में, अरे यही तो होगा। हाँ, तो बेटा लिखने का क्रम होता है, देख सकते हो आप। हम्म, ये इनका है, लिखने का क्रम होता है। देखो आप, अब देखो, देखिए बेटा भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात देखो यहाँ से निकाल सकते हो। अगर आपके सामने कोई चीज ये दे रखी है ना बेटा, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना, नहीं क्यू पी आर के, क्यू पी आर के, अगर आपको ये कंडीशन दे रखी है तो इसका मतलब होता है बेटा एंगल ए, एंगल ए किसके बराबर है, कोण ए है बेटा क्यू के बराबर है, बी किसके बराबर है बेटा, बी किसके बराबर है पी के, और एंगल सी किसके बराबर है बेटा, आर के। भाई एंगल सी किसके बराबर है बेटा, आर के। ऐसे नहीं है आपने इधर ए बी सी लिख दिया, उधर पी क्यू आर एस कुछ भी लिख दो, ठीक है, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो अगर आपके सामने ये कंडीशन दे रखी है तो इसका मतलब ए क्यू के बराबर है, बी पी के बराबर है, अगर सी आर के बराबर है। दूसरी बात होती है बेटा, अगर ये कंडीशन दे रखी है तो इससे एक बात का और निष्कर्ष निकाला जाता है बेटा। मान लेते बेटा आपके सामने ये त्रिभुज ये दे रखा है ना, एक तो इसी से ये निष्कर्ष निकाला जाता है, दूसरा इससे ये निकाला जाता है पीआर, इससे यह निकाला जाता है बेटा, यहां से भुजाओं का अनुपात भी निकाल सकते हो। ए बी के अनुपात में कौन सी भुजा आएगी बेटा, पी क्यू। ए बी के अनुपात में क्यू पी बोलो चाहे पी क्यू बोलो, बराबर बी सी के। देखो शुरू वाली दो लिए मैंने, उधर भी शुरू वाली दो, इधर लास्ट वाली दो ले रहा हूं तो उधर भी लास्ट वाली दो। बीसी के अनुपात में कौन सा आएगा बेटा, पी आर, ठीक है, एक फर्स्ट और एक लास्ट, तो इधर भी एक फर्स्ट और एक लास्ट, तो ए सी अपोन क्या आएगा बेटा, क्यू आर। देख सकते हो आप, मैं आपको दिखाऊंगा, देखो। अब देखो मैंने बोला है ए बी के फोन में, देखो आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बता रहा हूं कैसे आएगा। अरे सिंगल लाइन के सामने वाली भुजा देखो, ये सिंगल लाइन आपके सामने, ये सिंगल लाइन है, इसके सामने वाली भुजा ये होगी, ये किसके बराबर होगी, इधर देखो सिंगल लाइन के सामने, इसके ही तो बराबर होगी ना भाई। सिंगल लाइन के सामने वाली भुजा ये है, तो इधर देखो सिंगल लाइन के सामने वाली भुजा ये है, तो इसका मतलब इसका अनुपात बटा इसका अनुपात आएगा, देख लो आप, ए सी के अपोन में पी क्यू आएगा, देख लो आप, ए सी के अपोन में, कहाँ पे मर गया ये, कहाँ लिख दिया कि मैंने कुछ गलत लिख, क्यू पी आर नहीं बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड से, क्यू आर पी है ना, मैंने क्यू पी आर लिख दिया, चलो एक बार वापिस समझ लो। ए बी सी किसके समरूप है बेटा, त्रिभुज क्यू आर पी, यही है ना। तो इसका मतलब ए किसके बराबर हुआ बेटा, क्यू के, फटाफट देख लेते, ए किसके बराबर हुआ बेटा, क्यू के, बी किसके बराबर हुआ बेटा, आर के। आपकी किस्मत अच्छी है भाई, दूसरी बार सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। और सी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पी के। बेटा अगर दो त्रिभुज समरूप ऐसे लिख रखी है, कंडीशन लिख रखी है, तो इसका मतलब एक तो ये होता है, दूसरा मतलब ये होता है बेटा ए बी सी। देखो मैंने थोड़ा सी की चेंज कर दिया ना, क्यू पी आर लिख दिया पहले, तो इसलिए ये से नहीं बैठ रहा था, गलत आ गया था ना, इसलिए आपको इसको देखो, आप इसको से लिखोगे ना तब भी सही बैठेगा। अगर आपके सामने देखो, यहाँ से भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं, ए बी के अनुपात में कौन सी आएगी बेटा, ए बी के अनुपात में आएगी क्यू आर, या फिर आर क्यू भी बोल सकते हो, या फिर क्यू आर। के अनुपात में कौन सी भुजा आएगी बेटा, आर पी, है ना, पी आर। और ए सी के अनुपात में कौन सी भुजा आएगी बेटा, ए सी के अनुपात में क्यू पी या पी क्यू, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा, सिंगल लाइन के सामने देखो ये सिंगल लाइन है, इधर देखो सिंगल लाइन के सामने ये भुजा है, तो इसका मतलब एसी के अनुपात में कौन सा आएगा, पी क्यू। देख लो आप, एसी के अनुपात में कौन सा है बेटा, पी क्यू है। दूसरी बात देख सकते हो, डबल लाइन के सामने वाली भुजा ये है, इसका अनुपात किससे होगा, डबल लाइन के सामने वाली भुजा ये है, तो इसका अनुपात इससे होगा। देख लो आप, ए बी के अनुपात में कौन सी आएगी बेटा, क्यू आर, ए बी के अनुपात में क्यू आर है। देखो ट्रिपल लाइन के सामने कौन सी भुजा है, ये भुजा है, तो यहाँ पे देखो ट्रिपल लाइन के सामने कौन सी भुजा है, ये भुजा है, तो यहाँ पे देखो बी सी के अनुपात में कौन सी आएगी, पी आर आ गई। तो ये होता है बेटा, इसको नोट कर लिया जाए, आगे और सीखेंगे, चिंता मत करो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। देखो
मैं आपको बता देता हूँ कितना कुछ पढ़ना है अब। हाँ भाई, 19 पेज है और हम चल रहे हैं अभी 10वें पेज में, है ना। हाँ भाई, देखो आगे, समरूपता के गुणधर्म। देखो देखिए बेटा, मैंने अभी भी समझाया, अगर कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, समरूपता, यदि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो इसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज बोलेंगे। वही बात बताया था मैंने अभी भी आपको। एक त्रिभुज है जिसके आपको तीनों कोण बराबर दिखाई दे रहे हैं, ये त्रिभुज हो सकता है एबीसी, हो गया बेटा पी क्यू आर। इस त्रिभुज के तीन कोण आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं। मान लेते ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण किसके बराबर है बेटा, इसके बराबर है। आपको पता है इसमें जो तीन कोण हैं वही के वही उसमें तीन कोण हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें कोण कोण समद्वि विभाजक, कोण 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 समरूपता गुणधर्म लगेगा, ठीक है भाई। तो इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, समरूप हो जाएंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले तो मैंने लिख दिया त्रिभुज एबीसी है, किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज। देखो ए, कोण ए किसके बराबर है, देखो आप, कोण ए है ट्रिपल लाइन, इधर कौन सी है, ट्रिपल लाइन आर है, इसका मतलब पहले आप आर लिखोगे। बी किसके बराबर है, देखो आप लोग, बी डबल लाइन, उधर देखो डबल लाइन कौन सा है, पी। और सी किसके बराबर है बेटा आपके सामने, क्यू की, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, क्यू। इसको आर पी क्यू लिखोगे, ठीक है भाई। अरे बेटा आपको पहला रूल क्या कहता है बेटा, यदि आपके त्रिभुज के तीन कोण इसमें हैं, जैसे मान लेते हैं बेटा ये 50 का है, ये 60 का है, और ये कितना है, 70 का। तो इसमें ये तीनों के तीनों गधे इसमें मिल जाए हमें, 50 का, 60 का और 70 का। तो इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, ठीक है भाई। ये एंगल एंगल समरूपता हो गया, एंगल 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 समरूपता, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखो आगे। तो देखो मैंने आपको पहली बात बताई था, यदि दो कोण भी बराबर है तो काम चल जाएगा हमारा। बेटा आपको अगर दो कोण भी बराबर हैं, आपके सामने अगर दो कोण भी बराबर हैं, मान लेते हैं आपके सामने ये हो गया ए बी सी क्यू आर, मान लेते हैं आपके सामने कोई दो कोण बराबर है, मान लेते हैं ये 70 का है, तो इधर भी आपको मान लेते हैं आपके सामने ये 60 का है, और इधर आपको एक 60 का मिल गया, ठीक है। यार जाहिर सी बात है बेटा, अगर कोई दो कोण बराबर, अभी भी समझाया मैंने, अगर कोई दो कोण बराबर है तो इसका मतलब बेटा तीनों कोण बराबर है। क्यों, आपको पता है तीसरा कोण कितना आएगा, 50 का, यहाँ पे भी तीसरा कोण 50 का आएगा, वहां पे भी तीसरा कोण क्या आएगा, 50 का। तो इसका मतलब अगर दो कोण भी बराबर मिल गए तो हमें चिल्लाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, समरूप हो जाएंगे वो, ठीक है भाई। तीन कोण बराबर मिले तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। अगर दो कोण बराबर मिले तो हम काम चला सकते हैं, ठीक है, पूरा पूरा काम चलेगा इससे। तो इसका मतलब ये समरूप हो जाएंगे। इसका मतलब जो त्रिभुज है ए बी सी किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ए, कौन ए किसके बराबर है, देखो इसको लिखने का क्रम सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट है। ए किसके बराबर है बेटा, क्यू के, क्यू। बी किसके बराबर है आप बताओ, बी किसके बराबर है बेटा, आर की। फिर क्योंकि सी सिंगल है खाली, उधर भी देखो खाली है, ठीक है। तो ये लिखने का क्रम होता है, आगे की बात में। हाँ तो आपको मैंने समझाया, अगर कोई दो कोण बराबर है तो भी वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अगर तीन कोण बराबर है तो भी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब आप नोट कर लो। हाँ, देखो देखिए अब इसने क्या बोला है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसका मतलब समझते हो, एक भुजा फिर कोण फिर भुजा। देखो यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के किसी कोण के बराबर हो, देखो देखिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे डायग्राम बना लेते हैं। यदि आपके सामने एक त्रिभुज है, एक दूसरा त्रिभुज है ना, बड़ा छोटा, बड़ा है एक तरह से, जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा त्रिभुज है बेटा पी क्यू आर है। इसने बोला है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, मान लेते कौन सा भी कोण मान लेते बेटा, ये कोण मान लेते,
ये कोण मान लेते हैं किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो। मान लेते ये कोण किसी इसमें दूसरे त्रिभुज के किसी कोण के बराबर हो। मान लेते ये कोण इसके बराबर है, ए किसके बराबर है बेटा, क्यू के बराबर है। तो उन कोणों को अंतर्विरिष्ट करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। अंतर्विरिष्ट मतलब इसको ढकने वाली भुजाएं, बताओ इस कोण को भुजाएं, इस कोण को ढकने वाली भुजाएं कौन सी है, ये एक तो ये है और एक भुजा कौन सी है बेटा, ये है। भाई इस कोण को ढकने वाली भुजा कौन सी, ये है, क्योंकि तीसरी भुजा का तो इससे कोई संबंध ही नहीं है। अरे इसको ढकने वाली भुजाएं बेटा ये कोण है, इस कोण को ढकने वाली भुजाएं ये दो ही तो है, ठीक है। तो अंतर्विरिष्ट करने वाली भुजाएं, तो मान लेते हैं बेटा इस कोण की अंतर्विष्ट करने वाली भुजा ये है और इधर मान लेते हैं ये, इस कोण को अंतर्विष्ट करने वाली भुजा कौन सी, ये है। भाई यही तो है, मान लेते हैं ये। हाँ, तो ये समान अनुपात में हो तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे बेटा, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। मतलब समझे क्या, देखो बेटा मैं आपके सामने बता रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कोण दे देता हूँ मैं आपके सामने, है ये 50 डिग्री का है और ये भी कितना है बेटा 50 डिग्री का है। मैं आपके सामने ये 60 है, ये पूछा मैंने 6 दे दी, एक से 6 दे दी और यह दे दी मैंने 60, ठीक है। और ये दे दी मैंने 7 दे दी और ये मैंने दे दी 70, ठीक है। तो आपने देखा है ये देखो एक कोण बराबर है, आपने देखा है एंगल ए किसके बराबर है बेटा, क्यू के बराबर है, क्यू के बराबर है। अब देखो भुजाओं का अनुपात निकालो, भाई 6 का 60 से ही तो निकलेगा। तो अब ए बी के अनुपात में कौन सा आएगा बेटा, पी क्यू आएगा। ए बी के अनुपात कौन सा आएगा, पी क्यू। आ जाएगा बेटा 6/60, कितना है बेटा 1/10। और ए सी के अनुपात में कौन सा आएगा बेटा, भाई 7 के अनुपात में कौन सा आएगा, क्यू आर आ गया बेटा 7/70। तो कितना है बेटा 1/10। तो आपने कुछ नोटिस किया क्या बेटा, एक कोण बराबर है, एक कोण बराबर है और दो भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। एक कोण बराबर है और दो भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। आगे बात में, और वो कोण कौन सा होना चाहिए, दोनों भुजाओं के बीच का। देखो मैंने इसलिए लिखा है इसको, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था लेकिन ये बेटा गलत हो जाता, क्योंकि हमें देखो, क्योंकि बेटा जी हमें वो चाहिए, देखो ये साइड एंगल साइड, भाई एक कोण आ रहा है तो इसको देखो दो भुजाओं के बीच का कोण, बेटा ये दो भुजाएं हैं इसका बीच का कोण, यहाँ पे दो भुजाएं इसका बीच का कोण, पहले तो ये देखना ये बराबर है नहीं है बराबर है। अब देखना आपको ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है क्या, तो आपने देखा है एक तो बीच का कोण बराबर आ रहा है और देखो बीच का कोण, दो भुजाएं इसका बीच का कोण बराबर आना चाहिए। आगे बात में, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बेटा, समरूप कहलाएंगे, ठीक है। अब इसका लिखने का क्रम क्या होगा बेटा, ए किसके बराबर है आपको पता है, ए 50 का है तो उधर देखो 50 का है, क्योंकि बी किसके बराबर है, बी देखो इस साथ ट्रिपल लाइन के सामने बैठा है, भाई ट्रिपल लाइन के सामने बैठा है, इधर देखो ट्रिपल लाइन के सामने कौन बैठा है, पी बैठा है ना, तो ये हो जाएगा पी। अब सी किसके बराबर है, सी किसके सामने, डबल लाइन के सामने, इधर देखो डबल लाइन के सामने कौन है, आर, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, नोट कर लिया जाए। आगे बात सुन में, हाँ अगर बेटा अगर आप बोल दो, अगर मान लेते बेटा आपके सामने ये 50 ना देके इसको इसने कर दिया ये 4 डिग्री का है, कितने डिग्री का है 4 डिग्री का, तो आपने देखा है भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ जाएगा, भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ जाएगा, लेकिन दो भुजाओं को अंतरिष्ट करने वाला कोण, दो भुजाओं के बीच का कोण, ये कोण बराबर नहीं है इसलिए समरूप नहीं होगा। आगे बात में, ठीक है। तो बीच का कोण बराबर होना चाहिए और इसको अंतर्विरिष्ट करने वाली भुजाएं क्या होनी चाहिए बेटा, बराबर समान अनुपात में होना चाहिए, ठीक है भाई। इसका मतलब ये 50 का है तो ये भी 50 डिग्री। आगे होगी बात सुनने, हाँ तो साफ साफ लिखा है एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज की यदि दूसरे कोण के बराबर है तो इसको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा और इसकी अंतर्विष्ट करने वाली भुजा का अनुपात बराबर आ रहा है, तो ये साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। देखो देखिए अगला, देखो आप लोग
हाँ, समरूप आकृतियां किसे कहते हैं? देखो ये तीन ही रूल होते हैं बेटा समरूप को पहचानने के। देखो समरूप के तीन ही रूल होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो बताया था मैंने ट्रिपल ए, समरूप के तीन रूल होते हैं, ट्रिपल ए, डबल ए और ये हो गया साइड एंगल साइड। ठीक है, बाकी के हैं वो बाद में देखेंगे। ये तीन रूल ध्यान रखना है, ये तीन रूल जहाँ पे लग जाए वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो देखिए आगे। समरूप आकृतियां, ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियां। देखो 10वीं क्लास में बोर्ड एग्जाम में 2023 में आया था, ये समरूप आकृतियां किसे कहते हैं, एक नंबर में आया था। ठीक है, अब देखो देखिए मैं आपको बताता हूँ समरूप आकृति किसे कहते हैं। ऐसी दो ज्यामितियां, आपको पता है समरूप किसे कहते हैं? आप तो ये माइंड में रखो भाई, हनुमान जी जब अपना आकार बढ़ाते हैं, जब अपना आकार बढ़ाते हैं भाई, तो इन आकार में तो परिवर्तन होता है भाई, हाथ तो हाथ ही रहेगा, पैर तो पैर ही रहेगा। तो इसका मतलब ऐसी दो ज्यामितीय आकृति है जिनकी रूप आकृति बिल्कुल सेम हो, रूप भी सेम है भाई। हनुमान जी तो हनुमान जी रहेंगे, अपना आकार बढ़ाएंगे, ऐसे थोड़ी राक्षस हो जाएंगे। अरे बेटा ये हनुमान जी है, अपना आकार बढ़ाया, तो ऐसे कुछ हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो ये तो दोनों आकृतियां अलग अलग हो गई, तो इसका मतलब दोनों आकृतियां सेम होनी चाहिए। तो देखो ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियां जिनका रूप सेम हो, रूप का मतलब समझ गए, हनुमान जी तो हनुमान जी रहना चाहिए, उनकी आकृति बिल्कुल समान होनी चाहिए, लेकिन आकार में भिन्नता हो गई। आकार में क्या होगी बेटा? भिन्नता होगी। ठीक है, इसको बोलेंगे समरूप आकृतियां। नोट कर लिए जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा जी, नोट कर लिया आप लोगों ने? चले आगे, देखो देखिए। हम्म, अब आते हैं बेटा सर्वांग सम की बात करते हैं। आपको पता है समरूप में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा? एक होगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात एक होगा। देखो देखिए, हाँ सर्वांग सम ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, और संगत भुजाओं का अनुपात भी कितना होना चाहिए बेटा? एक होना चाहिए। बेटा कोण भी बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी कितना होना चाहिए बेटा? एक होना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ। से आपके सामने बेटा, एक तो मैंने अभी भी उदाहरण दिया आपको, जब हनुमान जी एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पे बैठ जाते हैं तो आकार सेम ही रहेगा, ए बी सी, ए बी सी, पी क्यू आर। जाहिर सी बात है, आपको पता है भुजाओं का अनुपात पता है आपको, ये 5 है तो ये भी कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। ये 4 है तो ये भी, ये मान लेते 4 है, और ये 3 है, ये कितना है बेटा? 3 है। तो आपने देखा है, पहले तो हमने भुजाओं का अनुपात निकाला है, तो ए बी के अनुपात में कितना आएगा बेटा? भुजाओं का अनुपात निकाल लिया था हमने, तो आपको पता है ऐसे भी देख सकते हो, निकालने की जरूरत नहीं है। अगर 5 के बटे 5 आएगा तो कितना आएगा? 5 में 5 का भाग लगाओगे एक ही आएगा। 4 में 4 का भाग लगाओगे तो भी कितना आएगा बेटा? एक ही आएगा। 3 में 3 का भाग लगाओगे तो भी कितना आएगा? एक। तो आपने देखा है भुजाओं का अनुपात कितना आ रहा है बेटा? एक आ रहा है। देखो संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो? एक हो। अब जाहिर सी बात है दोनों त्रिभुज एक ही हैं बेटा, दोनों त्रिभुज क्या है बेटा? एक ही है। तो इसका मतलब जो कोण यहाँ पे जो रहा होगा, देखो 4 के सामने जो ये कोण है, तो इधर भी ये 4 के सामने ये कोण, यही तो रहा होगा, बराबर ही आएगा बेटा। हाँ, ये 3 के सामने ये कोण है, तो इसका मतलब इस 3 के सामने ये कोण है। भाई जाहिर सी बात है हनुमान जी उड़ के जाते हैं तो एक स्थान से उड़ के गए थे भाई, एक स्थान से उड़ के गए तो दूसरे स्थान जाते हैं तो अपना आकार इस आकार तो नहीं बदलते हैं, लेकिन इस कंडीशन बदल जाती है भाई, ऐसे उड़ के जाते हैं। तो आपने देखा पहले आकृति ऐसी थी, अब ऐसे उल्टी होगी, ऐसे भी हो सकती है, कैसे घूम सकती है, उससे कोई मतलब नहीं आपको। ठीक है, हाँ। तो बेटा इस आकृति को मैं ऐसे पलट दूं, ये है ऐसे 4 वाला हिस्सा है, ऐसे देखो ये 4 पे है, अगर इसे 4 वाले हिस्से को मैं ऐसे पलट दूं तो ये आ जाएगी आकृति। ठीक है, आकृति ऐसे घूमी हुई है। ठीक है, हाँ। तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा बेटा? इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हुए बेटा? सर्वांगसम। देखो सर्वांगसम का ये सिंबल होता है, इसका मतलब त्रिभुज जो ए बी सी है किसके सर्वांगसम होगा बेटा? त्रिभुज, पहले देखो ए किसके बराबर है? ए देखो ए किसके बराबर है बेटा? क्यू के।
बी किसके बराबर आएगा, बी देखो आप, बी डबल लाइन कौन सी है, पी, पेयर हो जाएगा आर। ठीक है, ये सर्वांग सम त्रिभुज देंगे। अरे कुल मिला के ये ध्यान रखना है, सर्वांग सम त्रिभुज किसे कैसे पता करेंगे ये सर्वांग सम त्रिभुज है या नहीं है, तो हम पता करेंगे संगत भुजाओं का अनुपात यदि एक आ रहा है, तीनों भुजाओं का अनुपात यदि एक आ रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, भुजाओं का अनुपात एक चाहिए, देखो यहाँ पे, ठीक है, वहां पे तो बराबर लिखा था हमने, देखो यहाँ पे तो बेटा देखो समरूप आकृति पढ़ी थी ना हमने, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात एक होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अब देखो देखिए सर्वांग समता के रूल देखो, इसमें देखो रूल देखो बढ़ाएं किससे, ये देखो आप, मैं आपको समझा देता हूँ, बस ये लास्ट बचा है टॉपिक। ये देखो आप, मुझे एक बात बताओ, सर्वांग सम के लिए देखो, समरूप के लिए तो कोण भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उतने ही भुजाएं है, लेकिन यहाँ पे बेटा साइड इसने बोला है ना, भुजाएं, तीनों भुजाएं और तीनों कोण, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाँ, इसमें भुजाओं का रोल बहुत बड़ा है, सर्वांग सम के लिए भुजाएं होना जरूरी है। देखो कैसे, मुझे एक बात बताओ, आपको पता है पुराने जमाने में राजा महाराजाओं का हुक्म चलता था, पता है आपको? हाँ, हो गया जुल्फे आ गई क्या? हाँ? नहीं भाई, ये हम लड़की वाली स्टाइल नहीं करते हैं, आ जाती है, देखो देखिए। हाँ, आपको पता है बेटा जी, पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं वाला का क्या चलता था, हुकूमत चलती थी। अब आपको पता है पहले वहाँ पे ना तो पुलिस होती थी, ना कोई जज होता था, ना कोई कोर्ट होता ना, तो ये राजा महाराजा ही हुक्म सुनाते थे, सजा भी वही देते थे। हाँ, ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ, तो एक पंचायत है जिसमें राजाओं का हुक्म चलता था, ठीक है, तो पंचायत में 3 चेयर लग रखी है, भाई 3 चेयर है, कोई बोल दे तो 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, कोई बोल दे अगर 2 चेयर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये बोलेगा भाई इस आदमी को, इस प्राणी को, मान लेते किसी को सजा सुनाए दे रहे हैं, भाई इसको सजा नहीं होनी चाहिए, ये बोल देगा सजा होनी चाहिए, बताओ किसकी बात रखोगे, नहीं रखोगे ना, तो इसका मतलब है 3 चेयर रखेंगे। अब अगर तीसरा आदमी भी बोल दिया सजा नहीं होनी चाहिए, तो मतलब 2 वोट इसके हो गए, तो इसको मतलब आदमी को सजा नहीं होगी। अगर मान लेते हैं ये तीसरा आदमी बोल दिया सजा होनी चाहिए, तो ये 2 वोट इसके हो गए, तो सजा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए किसी भी मुद्दे का निर्णय सुनाना है, ठीक है, तो कितने आदमी चाहिए आपको, 3। तो ये पंचायत थी बेटा, 3 चेयर लग रखे थे, कितने थे, 3 चेयर लग रखे थे। अब मुझे एक बात बताओ, राजा बिल्कुल फ्री थे, तीनों के तीनों राजा आ गए और तीनों चेयर पे बैठ गए, यहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे बैठ गए और यहाँ पे बैठ गए, ठीक है। अब बताओ क्या ये तीनों राजा मिलके इस पंचायत का निर्णय उस अपराधी को सजा सुना देंगे, भाई सुना देंगे ना, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसलिए बेटा पहला रूल तो ये हो जाता है। अब मान लेते हैं एक राजा है जिसका पेट खराब है एक राजा है जिसका क्या है बेटा, पेट खराब है, लेकिन चेयर तो 3 ही लग रखी है। राजा है जिसका पेट खराब है सिस्टम फेल हो गया उसका, वो नहीं आ सकता भाई, है ना, वो नहीं आ सकता। अब तो पंचायत का निर्णय तो होना ही है भाई, अपराधी बहुत बड़ा है, हाँ, तुम्हारी तरह, तो अब तो पंचायत का निर्णय तो होना ही है। तो आप मुझे बताओ जब भाई राजा नहीं आया, मतलब 2 तो राजा आ गए, भाई ऐसे थोड़ी बोलोगे इन 2 को ही भगा दो, फिर वही राजा है, हुकूमत राजा की चल रही है हाँ, तो बताओ एक सीट खाली रहेगी, तो हम बोलेंगे भाई गांव में से कोई आ जाओ, सरपंच आ जाओ, उप सरपंच आ जाओ, कोई भी आ जाओ, इसमें से उठ के आए एक आ जाओ, तो उसको हम बीच में बैठाएंगे, जो भी सरपंच बीच में आएगा उसको हम बीच में बैठाएंगे। क्यों बीच में इसलिए बैठाएंगे, ताकि ये इसकी भी बात सुने, ताकि ये इसकी भी बात सुने। ऐसे नहीं, आप इसको अगर बेटा इसको आप ऐसे बैठा दोगे, आप इसको बेटा जी ऐसे बैठा दोगे, यहाँ पे राजा बैठा दिया, यहाँ पे राजा बैठा दिया, सरपंच को बगल में, तो इसको बेचारी को लास्ट में पटक दिया, कोई पूछेगा नहीं। तो बताओ कोई सोचेगा, अगर मान लेते बेटा कोई बोलेगा, ये बोलेगा अपराधी को सजा होनी चाहिए, ये बोलेगा नहीं होनी चाहिए, ये भी बोलेगा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजा बैठा है हाँ पास में, तो ये इसकी सुनेगा, तो ये बोल रहा है, फिर ये तो ऑब्जेक्शन उठाएगा ना भाई, हाँ, कि इसको बीच में बैठो, भाई ये तो इसकी सुन रहा है। अगर मान लेते ये बोलेगा सजा होनी चाहिए, तो ये भी बोलेगा सजा होनी चाहिए,
हाँ ठीक है भाई, क्योंकि ये इसके कान भर देगा, तो ये कान नहीं भरने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इस जो तीसरा आदमी आएगा इसको हमें बीच में बैठाएंगे। ठीक है भाई, इसको हम बीच में बैठाएंगे, ठीक है, ताकि ये इसकी भी बात सुने इसकी भी बात सुने। तो तीसरी कंडीशन देखो, तीसरा रूल, ये दो रूल तो हो गए, तीसरा रूल देखो आप। हाँ, जैसे मान लेते हैं बेटा, तीसरा रूल देख लो, तीसरा रूल देख लो। अब मान लेते बेटा एक राजा का तो पहले से ही पेट खराब था ठीक है, दूसरा राजा उसको हॉस्पिटल ले गया, हाँ ज़्यादा हो गया, सीरियस हो गया, तो दूसरा राजा उसको हॉस्पिटल ले गए चले गया, तो इसका मतलब दोनों ही नहीं आ सकते। अब बेटा दोनों ही नहीं आ सकते, तो मतलब राजा आया एक ही आया, तो उसको बीच में बिठाओगे। अब बोलेंगे गांव में से कोई दो आ जाओ, तो यहाँ पे एक सरपंच आ जाएगा और एक उप सरपंच आ जाएगा, और क्या है, तुम चले जाना और तो किसी की कमी हो तो। ठीक है भाई, हाँ, तो ये भाई बड़े भाई को भेज दिया, भाई तू चले जा, तू करके आ जा, जो होगा भाई तेरे हिसाब से करके आ जाना। ठीक है भाई, ये राजा आ गया भाई, तो दो को बैठा लिया पास में और इसका इस अपराधी को सजा सुना दी। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, हाँ पहले तो तीनों राजा फ्री थे, एक राजा का पेट खराब हो गया, तो दूसरा राजा उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया। अब देखो चौथी कंडीशन, क्या ऐसा हो सकता है क्या, क्या ऐसा हो सकता है क्या, तीन तो चेयर है, राजा की दादी सलट गई दादा की बुढ़िया खत्म हो गई राजा की। ठीक है भाई, हाँ भाई, राजा की बुढ़िया खत्म हो गई, इसका मतलब तीनों राजा नहीं आ सकते और आपको वहां पे सजा सुनानी है हाँ भाई, तीनों राजा नहीं आ सकते, तो गांव वाले, भाई गांव वाले ऐसे सोचेंगे भाई राजा नहीं आए तो बाढ़ में जो हम खुद ही सजा सुना लेते हैं, हम खुद ही सजा सुना लेते हैं। क्या ये हो सकता है क्या, भाई गांव वाले खुद ही सजा सुना लेंगे क्या, जिस गांव में, जिस पंचायत में, जिस तहसील में राजा की हुकूमत चलती है, क्या वो उसमें कोई भी काम राजा के बगैर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए बेटा राजा का होना जरूरी है, चाहे तीन हो, दो हो, चाहे एक हो। आगे बात सुनने, क्योंकि ये भी राजा इज्जत वाला है, ये दोनों भी इज्जत वाले, तीनों भी इज्जत वाले हैं, तो इसका मतलब है ये रूल नहीं होता सर्वांग सम में। तो प्रश्न पूछा जाता है बेटा इनमें से सर्वांग समता का रूल नहीं है ना, तो ये रूल नहीं होता, जिसमें भुजाएं होगी, जिसमें राजा होगा, वो रूल पक्का होगा, वरना सर्वांग समता का कोई रूल नहीं होता। इसका इसका मतलब है बेटा सर्वांग समता के तीन रूल होते हैं, चौथा रूल नहीं होगा। ठीक है भाई, ये समझा रहा था मैं आपको, समझ में आई बात आपको। अब देखो, देखिए वही बात है, तीनों राजा की बात करें, बुझा बुझा बुझा, बुझा बुझा, देखो वे त्रिभुज, देखो यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात एक हो, अनुपात कितना हो, एक हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। अभी भी समझाइए, वही बात है बेटा, ये दो त्रिभुज हैं, इसकी भुजाओं का अनुपात एक हो, ए बी सी, पी, जैसे मान लेते हैं ये आपके सामने बेटा, अब की बार अच्छा देख लेते हैं, जैसे आपके सामने है या ढाई है, इसको पाँच, ठीक है, ये दो है तो ये कर दी मैंने चार, और एक है, डेढ़ मान लेते हैं, ये कर दी मैंने बेटा तीन। हाँ, तो बेटा अब देखो हम भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, तो कैसे पता करेंगे हम, देखो बेटा जाहिर सी बात है, इसमें देखो बड़ी भुजा कौन सी है, इसमें बड़ी भुजा ये है ढाई वाली, तो इसमें देखो बड़ी भुजा कौन सी है, क्यू आर, ये है ना बेटा, बड़ी भुजा ये है, उधर देखो बड़ी भुजा कौन सी है, ये है, तो इसका अनुपात बटे इसका अनुपात निकालोगे, तो इसका मतलब हम ए बी का अनुपात में कौन सी भुजा लेंगे, क्यू आर, तो ऊपर आ रहा है बेटा ढाई, नीचे आ रहा है बेटा पाँच, पॉइंट हटाएंगे तो 50, तो ये हो गया बेटा 25/50। आप देखो ये कितना है बेटा, 1/2, लेकिन बेटा सर्वांश ये तो समरूप हो जाएगा, भाई भुजाओं का अनुपात अगर एक नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, समरूप हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, अब बताओ, हाँ सबसे छोटी भुजा ले लो आप, बी सी, उधर सबसे छोटी भुजा कौन सी है, पी आर,
पी आर या आर पी, ठीक है। 1/3/3 पॉइंट हटाया तो ये हो जाएगा बेटा 15/30, तो ये हो गया बेटा 1/2। अब कौन सा आ गया बेटा आपके सामने, ए सी। ए सी अपॉन में क्या आ जाएगा आपके सामने बेटा जी, ए सी कौन सी है, हाँ पी क्यू आपके सामने आया बेटा 2/4, तो इसको काटोगे तो कितना आया बेटा 1/2। देखो आपने देखा है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। जहाँ पे बराबर आता है तो वो समरूप होता है, लेकिन क्या यहाँ पे एक आ रहा है क्या भुजाओं का अनुपात, नहीं आ रहा। यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात एक नहीं आ रहा, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, न कि सर्वांग सम होंगे, न कि क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग सम किसे कहते हैं बेटा, इसके लिए भुजाओं का अनुपात एक होना चाहिए, इनके लिए भुजाओं का अनुपात कितना होना चाहिए बेटा, एक होना चाहिए। जैसे आप देखो, जैसे इसका मतलब दोनों आकृति सेम ही रहेगी, पी पी क्यू आर। जैसे आपके सामने है हो गया बेटा 25, ये मान लिया 25, मान लिया हमने 40, तो ये मान लिया बेटा 40, और ये हो गया बेटा 70, 50 मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं भाई, ये 60 है तो ये भी 60। तो आपने देखा है भुजाओं का अनुपात, देखो पहले देखो कैसे निकालोगे, बड़ी भुजा देखो यहाँ पे BC, इधर बड़ी भुजा BC है, तो इधर बड़ी भुजा का अनुपात बड़ी भुजा से होगा, है ना। क्या हो जाएगा बेटा 60/60, कितना आया बेटा 1। हाँ सबसे छोटी ले लेते हैं, ये सबसे छोटी है, उधर सबसे छोटी ये है, ठीक है। AB, AB के अनुपात में कौन सा आएगा बेटा QR, तो 25/25 कितना आया बेटा 1। और AC, AC के अनुपात में कौन सा आएगा बेटा जी, ये है बीच वाली भुजा, तो इधर देखो बीच वाली भुजा ये है, ठीक है भाई, PQ। तो हो गया बेटा 40/40। तो आपने देखा भुजाओं का अनुपात कितना आ रहा है बेटा, एक आ रहा है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज एक ही है, बेस आकृति को घुमाया गया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज जो ABC है वो किसके सर्वांग सम हो जाएगा बेटा, त्रिभुज। अब देखो एंगल ए किसके बराबर होएगा बताना मुझे। ए है बेटा ट्रिपल लाइन के सामने, ट्रिपल लाइन के सामने है ये ए, ट्रिपल लाइन के सामने है ना ये ए, ट्रिपल लाइन के सामने। इधर देखो ट्रिपल लाइन के सामने कौन है, Q, मतलब Q आएगा। अब देखो देखिए बी किसके सामने है बेटा, डबल लाइन के सामने। इधर देखो डबल लाइन के सामने कौन सा है, R, फिर क्या हो जाएगा बेटा P। और आगे बात में तो पहला रूल आता है साइड साइड साइड, अभी बताया मैंने आपको 3 रूल बताए, साइड साइड साइड, ठीक है। ये वाला पहला रूल हो गया, जिसमें तीनों भुजाओं का अनुपात कितना हो बेटा, 1 हो। नोट कर लिया जाए। वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं बेटा, सर्वांग सम। अब देखो 2 रूल और पढ़ेंगे हम। हाँ साइड एंगल साइड, देखो कोण को बीच में बैठा है, 2 राजा बैठे हैं, कोण को बीच में लिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब ये बोलता है यदि 2 त्रिभुजों की किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात 1 हो, किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात कितना हो, 1 हो। मान लेते हैं आपके सामने कोई त्रिभुज है ABC और ये हो गया त्रिभुज PQR। जैसे मान लेते हैं ये भुजा बेटा मैंने मान ली 5 है, ये भुजा मैंने मान ली बेटा 5 है, और ये भुजा मैंने मान ली बेटा 4 है, और ये भुजा मान ली मैंने 4 है, ठीक है। तो आपको पता है इसका अनुपात बेटे इसका अनुपात आ रहा है, देखो AB के अनुपात में कौन सा आ रहा है, AB के अनुपात में कौन सा आ रहा है बेटा QR, तो ये हो गया बेटा 5/5, कितना है बेटा 1। और BC के अनुपात में कौन सा आ रहा है बेटा PR, कितना हुआ बेटा 4/4, ये कितना आया बेटा 1। तो इसने बोला है यदि 2 त्रिभुजों की किन्हीं 2 भुजाएं, कोई 2 भुजाएं हैं उनका अनुपात 1 आए, देखो 2 भुजाओं का अनुपात कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो, दोनों भुजाएं हैं, अगर यदि इनका बीच का भी कोण क्या आ जाए, बराबर आ जाए। देखो ये मान लेते हैं बेटा आपका 50 डिग्री का है, और ये भी कोण कितने का है बेटा 50 का है, आगे बात में। तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे बेटा, सर्वांग सम कहलाएंगे। अगर ये कोण बेटा अगर ये 50 का है, अगर इसने बोल दिया ये 60 का है, तब ये सर्वांग सम नहीं कहलाएंगे, क्योंकि बेटा 2 भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, बेटा 2 भुजाओं का अनुपात तो क्या है, बराबर है, लेकिन ये बीच वाला कोण बराबर नहीं है। बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं है।
अगर मान लेते हैं आपको, मान लेते हैं ये 50 का दे दिया, मैं यहाँ पे भी 50 का है, यहाँ पे भी। आप सोच लो, देखो दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं क्या है, बराबर। कोण भी, एक कोण देखो, दो भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है, लेकिन ये त्रिभुज सर्वांग नहीं होगा, क्योंकि बेटा हमें दो भुजाओं के बीच का कोण का मतलब है, दो भुजाएं हैं इसके बीच वाले कोण से मतलब है, दो भुजाएं हैं इसका बीच वाला कोण कौन सा होगा, ये होगा, इससे मतलब है, उससे तो कोई मतलब नहीं, वो कितना देर का है उससे तो हमें कोई मतलब नहीं भाई। हाँ, तो इसलिए बेटा बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए, तभी तो मैंने दो राजाओं के बीच में एक सरपंच को बेटा है, ठीक है। तो इसलिए बेटा ये, तो इसका बीच वाला कोण बराबर है, इसका मतलब बी किसके बराबर है बेटा, आर के। तो ये बेटा हो जाएगा एस साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज जो एबीसी है वो किसके सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज ए किसके बराबर है, देखो देखो, एंगल ए, डबल लाइन के सामने बैठा है ना एंगल ए, देखो तो उधर देखो डबल लाइन के सामने कौन बैठा है, क्यू, कौन सा है, बी, तो आपको पता है बी आर के बराबर है, फिर हो जाएगा बेटा पी, ठीक है ऐसे। तो बेटा दो भुजाओं का अनुपात एक हो, मतलब दोनों भुजाएं बराबर हो, बीच का कोण बराबर हो जाए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, हाँ, कौन भुजा कौन, बताया था मैंने आपको तीसरा रूल, भाई तीन ही तो रूल बताए थे मैंने। देखो तीनों भुजाओं वाला देख लिया, साइड एंगल साइड देख लिया, कौन भुजा कौन, ठीक है, कौन भुजा कौन, देखो इसका मतलब समझे आप, कौन भुजा कौन, इसका मतलब है दो कोण की बीच वाली भुजा, दो कोण की बीच वाली भुजा। देखो इसने बोला है यदि त्रिभुज के किन्हीं दो संगत कोण बराबर हो, मतलब कोई त्रिभुज है, इसके कोई दो कोण बराबर है आपके सामने, ये त्रिभुज है, दो कोण बराबर है, आपको पता चल गया ये कोण 50 का है और इधर ये कोण 50 का है, आपको पता चल गया ये कोण 70 का है, चलो 60 का ले लेते हैं, और ये कोण भी क्या है बेटा, 60 का है। तो पता चल गया दो कोण बराबर है, इस त्रिभुज के दो कोण और इस त्रिभुज के दो कोण, दो कोण बराबर है तो इसकी बीच वाली भुजा बराबर हो, देखो दो कोण के बीच वाली भुजा कौन सी है, ये है ना, ये भाई दो कोण के बीच वाली भुजा कौन सी है, ये है ना, दो कोण के बीच वाली भुजा कौन सी है, ये। अगर दो कोण बराबर हो और उनकी बीच वाली भुजा का अनुपात कितना हो, एक हो, मान लेते बेटा ये भुजा 7 है और ये भुजा कितनी है बेटा, 7 है, बताओ इसका अनुपात कितना आएगा, एक ही तो आएगा। हाँ बेटा दो कोण बराबर हैं, देखो पहले तो मैं इस आकृति को नाम दे देता हूँ, ए बी सी पी क्यू आर, आपके सामने दो कोण बराबर है, बताओ एंगल बी किसके बराबर है, एंगल किसके बराबर है बेटा, पी के, ठीक है। एंगल Q किसके बराबर है बेटा, एंगल सी, एंगल सी है वो किसके बराबर है बेटा, क्यू के। और आपको पता है बीच वाली भुजा, हमें किसी से मतलब नहीं है बेटा, अगर ये 7 ये भुजा दे देता, ये न दे के बेटा जी, ये भुजा 7 न दे के ये दे देता, तो हमें कोई मतलब नहीं। आप सोच लो भाई दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है, एक भुजा बराबर है, लेकिन हमें वो भुजा चाहिए जो दो कोण के बीच वाली भुजा, दो कोण के बीच वाली भुजा। अगर इसने ये अभुजा 8 दे दी ना तो ये त्रिभुज समरांग सम में नहीं कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो कोण की बीच वाली भुजा बराबर होनी चाहिए, दो कोण की बीच वाली भुजा, ठीक है। हाँ हाँ, अब देखो भुजाओं का अनुपात, तो BC के अनुपात में कौन सी भुजा आ रही है बेटा, PQ, 7/7। तो देखो इसने साफ साफ बोला है कि त्रिभुज की यदि कोई दो संगत कोण बराबर हैं और दोनों कोणों की बीच वाली भुजा का अनुपात एक हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम। तो त्रिभुज ABC है, ये किसके सर्वांग सम कहलाएगा, त्रिभुज ए। कोण ए किसके सामने बेटा, 7 के सामने, इधर देखो 7 के सामने कौन सा है, आर। बी कौन सा है, 50 वाला, उधर देखो 50 वाला कौन सा है, पी, और ये हो गया क्यू, ऐसे, ठीक है भाई। हाँ तो ये तीन रूल थे बेटा सर्वांग समता के, जो हमने पढ़ लिया आराम से, ये थे तीनों। हाँ आगे देखते हैं बेटा।
हाँ लास्ट बचा है इसका ये सर्वांग सम आकृतियां। देखो समरूप आकृतियां किसे कहते हैं, पहले देखो कंफ्यूज दूर करो, एक तो समरूप एक सर्वांग सम, दो ही तो चीज है। समरूप आकृतियां में मैंने बताया था हनुमान जी जब अपना आकार बढ़ा लेते हैं तो इसमें आकार में परिवर्तन होता है, आकार में क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है। लेकिन सर्वांग सम में क्या होता है, हनुमान जी एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान पे जाके बैठ जाते हैं। तो इसमें ऐसी दो ज्यामितीय आकृति है जिनका आकार भी सेम हो, रूप भी बिल्कुल समान हो, परस्पर अध्यारोपित करने पर एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती है। बेटा इस आकृति को, ये दोनों आकृतियां सेम ही है, ये दोनों आकृतियां क्या है बेटा, सेम ही है। इस आकृति को उठा के मैं इसके ऊपर रखूं, इसको पूरी पूरी ढक लेगी ना, जाहिर सी बात है। ठीक है। हाँ, इसका मतलब आप ऐसे समझो, इस समरूप में क्या होता है, रंग रूप तो सेम होता है लेकिन आकार में भिन्नता होती है। इसमें रंग रूप आकार सब कुछ सेम होता है और सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब इस आकृति को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये अध्यारोपित कर लेगी, पूरी पूरी ढक लेगी। ठीक है भाई, इसको हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। बेटा आज की ये बहुत बड़ी सारी क्लास थी जो हमने कंप्लीट कर दी है। ठीक है भाई। हाँ, तो आपका भी पूरा पूरा धर्म बनता है इस क्लास को आप लाइक और शेयर करके दो। ठीक है। हाँ, इसको सब्सक्राइब करके जाना है बेटा, लाइक भी करके जाना है और शेयर भी करके जाना है। ठीक है बेटा जी, इतना प्यार दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अब मिलते हैं बेटा इसकी एक्सरसाइज में जो ये है। ठीक है भाई। ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय।